नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सेवार सिविल सर्विसेज में। मेरा नाम है आयुष कटियार। करंट अफेयर सीरीज की भूमिका में 4 लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं पूरे वार्षिक करंट अफेयर घटनासार के। ये बुक इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बुलेट पॉइंट में सारी चीज़ें जितनी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होती हैं वो इसमें कवर कर रखी होती हैं पहले से। इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप घटनासार हमेशा अपने पास रखें एक फिजिकल फॉर्म में, राइट। 4 लेक्चर हम लोगों ने नेशनल इवेंट्स के कंप्लीट किए। आज 5वां लेक्चर है और इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये है कि आज मेरी कोशिश ये होगी कि मैं जो पूरी घटनासार की जो नेशनल इवेंट है, जो राष्ट्रीय समसामयिकी है पूरे 1 साल की, मैं आज पूरी ख़त्म कर दूँ। तो इसके लिए आप लगातार इसके साथ बने रहना, और जब तक आप बने रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि जितने पॉइंट होते हैं, राइट, जैसे ये, उनको मैं ठीक से कवर कर देता हूँ। और कुछ बैकग्राउंड स्टोरी होती है, उसमें बहुत दिलचस्प आंकड़े होते हैं, क्योंकि ऐसा लिखा हुआ है, लिख के बहुत चीज़ें कई बार बच्चों को समझ में नहीं आती हैं। खैर, मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो करंट अफेयर्स बहुत वास्ट पोर्शन भी है, इसको किया जाए, कराया भी जाए बच्चों को। रीज़न इसमें ये है कि बच्चे इसको छोड़ देते हैं बात के लिए, और जो मेन स्ट्रीम जो आपके सो कॉल्ड जो इंस्टीट्यूट है, जो पढ़ाने वाले भी हैं, उनके साथ में समस्या ये है कि वो इसको बहुत हल्के में लेते हैं। क्योंकि जबकि आप देख रहे हैं इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं, 35, 38, 39 तक क्वेश्चंस पिछले साल पूछे गए हैं प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए, और जो लोग लगातार बने रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज़ एक और है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको कर लेना, सेवार सिविल सर्विसेज को। एक मैंने कल मैंने एक स्टोरी भी डाली थी, सॉरी स्टोरी नहीं, मैंने एक टेलीग्राम पे क्वेश्चन के फॉर्म में मैंने डाला था कि क्या आप क्या आप रेगुलर बेसिस पे एक अध्ययन सामग्री ऐसी जो बहुत प्रमाणिक हो और बिल्कुल डेट वाइज हो कि आज मुझे ये ख़त्म करना है, कल ये ख़त्म करना है, परसों ये ख़त्म करना है, और डेली उसके क्वेश्चन आंसर्स हो, ओल्ड ईयर्स के पेपर्स हो, साथ में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो, प्लस करंट अफेयर्स हो, जिसमें भूमिका ये है कि आप कुछ समय में, लगभग 2.5 से 3 महीने के समय में, आप इस भूमिका में आ जाएंगे कि जो लोग मतलब 60, 70, 80 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन के आसपास जो रह रहे हैं, इस बार का कट ऑफ तो आप जानते हैं बहुत अच्छा गया था। तो जो इसके आसपास रह रहे हैं और जो अपने आप को छोड़ देते हैं कि चलो अब मुझसे नहीं हो पाएगा, उनके लिए ये एक रामबाण होगा, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे डाला था स्टोरी में, तो उसमें 4 चीज़ें थी, राइट, कि हाँ मुझे इस प्रोग्राम में आना है, दूसरा था नहीं आना है, ज़रूरत नहीं है, तीसरा था कि सोने में जो मज़ा है वो कहीं और नहीं है। दिलचस्प आंकड़े ये हैं उसमें कि 25% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं सोने में जो मज़ा है वो कहीं नहीं है, राइट। तो खैर, अपना उनका मानना है। एनीवे, आज सो लेंगे तो फिर कल जागना पड़ेगा, इसलिए आज थोड़ा सा जाग जाइए अगर हो सके तो। दूसरी चीज़ एक और है कि मैंने वहाँ पे 4 लोगों के वहाँ पे नाम लिखे थे जो आपको ट्यूटर की भूमिका में मिलेंगे मुझे। उसमें मैं हूँ, डॉक्टर ओली वर्मा है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट स्तुति कटियार है, और एक अभिषेक भारती साहब है। ये हैं चारों लोगों के आंकड़े जो थे, जो उनकी क्वालिफिकेशन है वहाँ पे लिखी हुई थी, राइट। तो एक अच्छा प्रोग्राम ये बनने वाला है, कुछ समय में आएगा, अभी बहुत जल्दी नहीं है, लेकिन हाँ इस पर काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। इंपॉर्टेंट बात ये है, ठीक है। तो खैर, आगे जो चीज़ें हैं आपको मिल जाएंगी। है, इस पे आते हैं जो 3 नए कानून की जो मैंने बात की थी, अपराध कानून की। कल मैं ऑलरेडी मैं इसकी बात करता हूँ। इसमें पहला था भारतीय न्याय संहिता, जिसको BNS बोलते हैं। दूसरा था भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसको आप जो BNS है वो भारतीय न्याय संहिता है, वो जो IPC को रिप्लेस करती है, जबकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो होती है वो CRPC को रिप्लेस करती है, जबकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो BS है वो आपका एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करता है। इन सारी चीज़ों की मैंने बात की थी, और ये पॉइंट मैं पहले भी कवर कर चुका हूँ, कल की बात केवल नहीं थी। छोटी छोटी सी बात इसमें ये है, जैसे ऐसे जब क्वेश्चंस आते हैं तो आपसे पूछा जाएगा जो रिप्लेस किया है वो कौन से साल के थे, कब रिप्लेस किया। दूसरी चीज़, इसमें जो मेन प्रावधान है, जैसे यहाँ पे कुछ मामले ऐसे लिखे हुए हैं, जैसे ट्रायल के मामले में 90 दिन के अंदर पुलिस को विक्टिम की जानकारी, केस में क्या हुआ है इसकी जानकारी देनी पड़ेगी, उसकी फैमिली मेम्बर्स को इत्तला करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। ये सब कुछ मोटे मोटे पॉइंट है जो बदलाव है, और बहुत ज़रूरी बदलाव है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें की गई हैं। इसके बाद में यहाँ पे कुछ एक चीज़ें हैं, जैसे अब कितनी नई धाराएं जोड़ी गई हैं, कितनी पुरानी धाराएं थीं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। तो इसको मुझे कराने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैं इस पर पिछले वीडियोज़ में मैं करा चुका था। इससे पिछले वाला नहीं, लेकिन पीछे, समझे, क्योंकि ये पुराना
आर्टिकल था, इसलिए मैं इसको करा चुका था, राइट। चलिए अब आता हूँ अगले पॉइंट पे। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि सवाल आपसे क्वेश्चंस इसी फॉर्म में आपसे बन के आए। हुआ क्या है दरअसल, तो भारतीय निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन जो आयुक्त होते हैं उन उसके लिए एक विधेयक आया जो इस समय पारित भी हो गया, और उस पारित करने में उसके कुछ पक्ष थे कुछ विपक्ष थे। पक्ष ये थे कि अब जो सीईसी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, और जो अलग कमिश्नर दो और हैं, उनका जो चुनाव होगा उसमें बदलाव हुआ है। और वो बदलाव इसलिए हुआ है क्योंकि मार्च 2023 में एक मामला आया सुप्रीम कोर्ट के पास में, जिसमें 5 मेंबर की एक टीम थी। 5 मेंबर की टीम आप समझते हैं जिसको संवैधानिक पीठ बोलते हैं। जब कम से कम 5 मेंबर होंगे सुप्रीम कोर्ट में तो वो संवैधानिक पीठ बन जाती है। उससे ज़्यादा जब मेंबर होंगे तो वो भी संवैधानिक पीठ बनी रहेगी, ठीक है, याद रखना है इस बात को। तो जब मार्च में ये जब डेटा आया आपके पास में, जब ये एक फैसला आया, तो उसमें ये बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि 5 मेंबर की पीठ ने कि जो चुनाव होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, और मतलब मुख्य निर्वाचन आयुक्त का और अन्य निर्वाचन आयुक्तों का, उसमें जैसे सीबीआई प्रमुख जैसे नियुक्त किया जाता है ठीक वैसे ही नियुक्त किया जाएगा। कैसे? जैसे सीबीआई का जो हेड नियुक्त किया जाता है। अब सीबीआई का हेड कैसे नियुक्त किया जाता है, तो उसकी कमेटी में एक होता है पीएम, दूसरा होता है नेता प्रतिपक्ष, विपक्ष का नेता। विपक्ष का नेता किसमें होगा, तो लोकसभा में, राइट, याद रखना है इस बात को, राज्यसभा मत कर देना, प्लस सीजेआई, ठीक, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये व्यवस्था तब तक, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला, ये व्यवस्था तब तक चलती रहेगी जब तक मतलब भारत की जो व्यवस्थापिका है, जो संसद है, वो एक कानून इसके बारे में नहीं बना देती है। तो उसके अनुरूप भारत की जो व्यवस्थापिका है, जो संसद है, उसने एक कानून बनाया, और उसमें अब व्यवस्था ये है कि सीसी के चुनाव में, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अलग जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके चुनाव में सीजेआई जो है वो नहीं होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसी पॉइंट को लेके विपक्ष लगातार हमलावर रहा है, ठीक, याद रखना इस पॉइंट को। तो उस कमेटी में कितने लोग होंगे, तो ऑफ कोर्स 3 लोग होंगे, लेकिन वो 3 लोग अब नए हैं, याद रखना है। फर्स्ट नंबर पे पीएम है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। दूसरे नंबर पे नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा में जो है नेता प्रतिपक्ष वो है, प्लस तीसरे नंबर पे कोई एक कैबिनेट का मंत्री होगा। ये 3 लोग डिसाइड कर देंगे। अब देखिए मुद्दा क्या बना है, मुद्दा ये बना है क्योंकि एक तरफ पीएम है, एक तरफ 3 में से 2 लोग जो हैं, एक पीएम और दूसरा ये इंसान जो कैबिनेट का मंत्री है। ये 2 लोग जब एक तरफ हो जाएंगे तो ऑफ कोर्स डिसीजन वही होगा जो सरकार चाहेगी। उसमें नेता प्रतिपक्ष की भूमिका खत्म हो जाती है। यहीं पे अगर कैबिनेट के मंत्री की जगह अगर सीजेआई होता तो वो एक न्यूट्रल भावना से काम करता, ठीक है, इसलिए इसका बहुत इसको क्रिटिसाइज किया गया, याद रखना इस बात को, ठीक है। और ये जब कमेटी जो होगी ये निर्णय लेगी कि सीजेआई कौन होगा, सीजेआई चीफ जो इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा, और अन्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं वो कौन कौन लोग होंगे। अच्छा, एक चीज़ और है, ये जो कमेटी डिसाइड करेगी ये किन नामों को डिसाइड करेगी, तो उसके लिए एक स्पेशल कमेटी बनाई गई है, उसको बोलते हैं सर्च कमेटी। सर्च कमेटी इसमें लिखा नहीं हुआ है, इसमें लिखा नहीं हुआ है, बट मैं बता रहा हूँ आपको, ये पॉइंट पहले भी आया था न्यूज़पेपर में। तो सर्च कमेटी है जिसको खोज समिति भी बोला जाता है। खोज समिति में एक कैबिनेट का सचिव होगा प्लस 2 अन्य लोग होंगे। ये 3 लोग मिलकर ये डिसाइड करेंगे, कुछ नाम दिए जाएंगे कमेटी को, मेन कमेटी को, जिसमें पीएम है, नेता प्रतिपक्ष है, और आपका कौन है, तो कैबिनेट का एक मंत्री है। इसको ये नाम दिए जाएंगे जिसमें से चयन किया जाएगा, चयन करेगी कमेटी, ठीक है, इतनी बात आप याद रखेंगे। दूसरी एक चीज़ और भी है कि जो सुप्रीम कोर्ट जो इंडिया है वो आपको मिलता है आर्टिकल 324 में, 324 से लेकर 329 तक, भाग 15 में, मतलब पार्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसके पार्ट 15 में आपको मिलता है। एक चीज़ और है, आपसे हो सकता है ये कभी पूछ लिया जाए कि जो नया विधेयक है निर्वाचन आयोग के लिए, जो निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तें और कार्य संचालन अधिनियम 1991 जो नया है, तो वो किसका स्थान लेगा, तो 1991 में जो इससे पहले आ चुका है उसका स्थान लेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हो गया, जल्दी जल्दी से आगे बढ़ना है, ठीक है। अगला है प्रेस और आवधिक पत्र पत्रिकाओं का पंजीकरण विधेयक। मतलब प्रेस और आवधिक यानी जो टाइम पीरियड के लिए जो पत्रिकाएं निकलती है, मंथली होती है, 3 महीने में आएंगी, 15 दिन में आएंगी, उनका जो पंजीकरण है वो कैसे होगा, इससे ये जो बिल है ये निर्धारित करता है, ठीक।
अब बात इसमें ये है, ये जो बिल है, फिर मैंने यहाँ पे देखिए बोल्ड कुछ कर रखा था, ये बिल किसका स्थान लेगा, तो देखिए यहाँ पे लिखा है PRB अधिनियम 1867। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि आप याद रखेंगे 1867 की बात है और 2023 में ये बिल आया है, ठीक, 2023 में, तो बहुत साल बीत गए। हो सकता केवल आपसे यही पूछ लिया जाए किसका स्थान लेगा, बाकी सारी इसमें जो जानकारी लिखी है हो सकता है आपको ऑलरेडी लिख के दी जाए। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो फॉरेन की पत्र पत्रिकाएं हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, उनका रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा और उसको सरल बना दिया गया हालांकि, लेकिन जो भारत की है, जो वर्नाकुलर हैं, जो इंडिया की हैं, जो देसी भाषाओं में हैं, उनका जो रजिस्ट्रेशन है उसमें बहुत आराम होगा और उसमें बहुत ज़्यादा पंजीकरण और उनकी जो मुश्किलें थी, मुश्किलात, उनको सब कम किए जाएंगे। एक चीज़ अच्छा और भी है, अब क्योंकि वर्नाकुलर मेरे मुंह से निकल गया तो आपको याद हो गया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, कुलर प्रेस एक्ट, ठीक, ये याद होगा। ये कब आया था आपको ये कमेंट करके बताना है। दूसरी चीज़ ये है, इसको कौन लेके आया था तो, और इसको किसने रिमूव किया था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और इससे आपको याद होता है एक अमृत बाजार पत्रिका की बात वहाँ की, ABP, जो आज के दिन ABP न्यूज़ चैनल है, समझे, बेसिक इसका उत्थान यहीं से हुआ था, ठीक। अमृत बाजार पत्रिका जो रातों रात बांग्ला से कन्वर्ट हो गई थी किसमें, इंग्लिश में, ठीक है। तो मैं चलो इसको बता देता हूँ। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लगाने वाला था, L से याद रखना, ला से याद रखना, लगाने वाला लिटन और रिमूव करने वाला R फॉर रिमूव, रिपर, ठीक, याद रखना, ऐसे आपको थोड़ा सा याद रहेगा, ठीक। इसमें और कुछ भी नहीं था, याद रखना 1867 का जो प्रेस एक्ट है, PRB एक्ट है, उसका स्थान लेगा। दूसरी चीज़ है, चलिए इंपॉर्टेंट देखिए, ये वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय जो GST जो है, GST उसमें दूसरा संशोधन किया गया है, संशोधन विधेयक आया है GST बिल का। अब GST बिल का संशोधन विधेयक क्यों आया, इसलिए आया कि देखिए GST अपीली न्यायाधिकरण है, ठीक। GST अपीली न्यायाधिकरण क्या है, तो आप GST-AT, ठीक, ये क्या करता है, ये न्याय करता है GST के संबंधित मामलों में, ये एक कोर्ट के तरीके से भूमिका अदा करता है। तो बात ये थी कि GST का जो वो था, जो पहले जो कानून थे, उसकी धारा 2 को आप याद रखेंगे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे कहाँ लिखा है, कहाँ पे, हाँ, 2017 का जो विधेयक था उसमें अनुच्छेद 2 को समाप्त करने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के बाद यह निर्णय लाया गया। जब 2017 का जो GST विधेयक था, जो GST अधिनियम था, अब विधेयक तो नहीं बचा, अधिनियम था, उसकी धारा 2 को समाप्त कर दिया था किसने, मद्रास हाई कोर्ट ने, उसके बाद में ये लाया गया। अब इसमें इंपॉर्टेंस क्या है इस बिल की मोटी मोटी इंपॉर्टेंस मैं बता देता हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो इसमें लिखी नहीं हुई हैं, लेकिन फिर मैं मेंशन करता हूँ यहाँ पे। जैसे कि अभी तक जो इसके सदस्य हुआ करते थे, जो मेंबर्स हुआ करते थे, उसमें अधिवक्ता यानी वकील यानी एडवोकेट शामिल नहीं थे, अब शामिल हो जाएंगे। और वो जो एडवोकेट होंगे उनको कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना ज़रूरी है, एक चीज़। नंबर दूसरा पॉइंट मैं जो बता रहा हूँ ध्यान रखना, जो GST-AT है, उसका जो अपीलीय प्राधिकरण यानी GST-AT, उसी की बात हो रही है, का जो अध्यक्ष होगा, उसकी आयु सीमा, जो एज लिमिट है, वो 67 से बढ़ा के 70 ईयर्स कर दी गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हो सकता है कि यही आपसे पूछा जाए, ठीक। दूसरी चीज़ है, सदस्य जो हैं, जो मेंबर्स हैं, उनकी 65 साल से बढ़ा के 67 कर दी गई है। तो मतलब जो चेयरमैन होगा वो 70 होगा, जो मेंबर्स होंगे 67 साल तक अपने पद पे रह सकते हैं। नया है, अधिवक्ताओं को न्यायिक सदस्यता के लिए अधिवक्ताओं का 10 वर्ष से अनुभव होना अनिवार्य कर दिया गया। लेकिन इस पॉइंट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अधिवक्ता जो वर्ड है ये इस बार इंट्रोड्यूस हुआ है, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। चलो और कोई चीज़ है, और कोई चीज़ इसमें है नहीं। अच्छा हाँ, एक चीज़ और आप मुझे बताएं कि GST जो संशोधन अधिनियम था, वो कौन सा भारत के संविधान संशोधन में आता है, 101वां है, इंपॉर्टेंट है, चलिए लिख देता हूँ, कई बार पूछा गया, तो बच्चों वाले सवाल है। 101वां संविधान संशोधन और 122वां संविधान संशोधन विधेयक, याद रखेंगे। अच्छा चलिए, जब 122वां हो गया तो 123वां कौन था, आप बताइए। तो 123 में आता है NCBC क्या है, तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। उसमें भारत का जो पिछड़ा वर्ग आयोग था, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस बात को। छोटे छोटे पॉइंट है, ये कभी कभी बता देता हूँ, हो सकता रिकॉल हो जाए, इसलिए। ओमान का जो सुल्तान है साहब,
हैतम बिन तारिक उनकी भारत यात्रा हुई है। और भारत यात्रा बहुत इसलिए अहम है, ये बहुत अहम नहीं है लेकिन फिर भी इसमें, अच्छा ओमान की बात आई है, हाँ चलो, ओमान अगर आया है तो ओमान की स्ट्रेटजिक जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है। ठीक, जियोग्राफी में आपसे मैपिंग में ओमान का जो एरिया है, ओमान यूएई के आसपास, ये हमेशा बहुत पेट क्वेश्चन रहा है प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट और पेट क्वेश्चन रहा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो देखिए, ये जो अरब वाला जो प्रायद्वीप है ये आपको ऐसा मिलता है, मैं ऐसे बना दूँ इसको, कोई बात नहीं, मैं ऐसे बना देता हूँ। ये अरब का प्रायद्वीप आपको ऐसे मिलता है। इसमें होता क्या है, जो ये वाला एरिया है, ये वाला, ये ऐसे निकला हुआ है, ऐसे कर दो इसको, ये वाला ओमान का एरिया है। ठीक, ओमान, ऊपर आपको यहाँ पे ईरान मिलता है। ठीक, ईरान मिल गया, और इसके इधर ही लगा है यूएई, और इसके इधर लगा है सऊदी अरब, और इसके नीचे यमन लगा हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट किस लिए है, क्योंकि जो ये जो स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट है जिसमें यहाँ पे आपको गल्फ ऑफ ओमान मिलती है, गल्फ ऑफ ओमान। ठीक, तो स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए कभी कभी यूएई और आसपास की ये सारी चीज़ें पूछी जाती है, जैसे कि पर्शियन गल्फ जो है उसके बारे में पूछ लिया जाता है ना, तो ईरान से नीचे जब आप चलेंगे इसलिए। ठीक है, तो इसमें 4 MOU साइन किए गए हैं, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें है इसको मैं निकाल के यहाँ से देता हूँ। देखिए, ओमान का जो डोफर विश्वविद्यालय है, डोफर विश्वविद्यालय ने भारतीय अध्ययन हिंदी भाषा के ICCR चेयर की स्थापना के पर MOU जो है साइन किया है। ठीक, डोफर यूनिवर्सिटी में हुआ है ये। ठीक, याद रखना एक चीज़। दूसरी चीज़ें बहुत सारी है, मनी लॉन्ड्रिंग पे बात हुई, आतंकवाद पे बात हुई है, समझो। संयुक्त कोष है जो पहले बना हुआ था, उसमें $30 करोड़ की यानी 2500 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। ठीक है, कॉमन साझेदारी के रूप में। ये सारी मोटी मोटी चीज़ें हैं बस। और जैसे क्या है कि भारत ओमान के बीच UPI के जो यूज़ है उस पर बात जो है विदेश सचिव विनय शुक्ला क्वात्रा ने कहा, दोनों देश रुपए के कारोबार की संभावना है। ठीक, ये चीज़ याद रखना। अच्छा, एक चीज़ और भी है, एक इसमें पॉइंट और भी था, मुझे पता नहीं कहाँ है, इनमें हो गया क्या, समझ में नहीं आ रहा, इसमें तो नहीं था, मुझे लग रहा है इसमें था। एनीवे, इसको बहुत छोटा सा है, पॉज करके पढ़ लेना, PDF आपके पास भेज दूंगा मैं। एनीवे, आगे पे आता हूँ। भारत की पहली 6 लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क निर्माण। अब ये स्टील स्लैग सड़क कौन सी है, इंपॉर्टेंट तो चीज़ ये है ना। तो स्टील स्लैग सड़क ऐसी सड़क है जिसमें देखिए, जब स्टील का जब प्रोडक्शन होता है तो उसका कुछ वेस्टेज होते हैं, वो वेस्ट होते हैं, उनका उपयोग कैसे किया जाए ये समझ में नहीं आता। अभी तक क्या होता था कि कंक्रीट, डामर और बहुत सारी चीज़ें उसमें डाली जाती थी बेस में, बट अभी सीन ये हुआ, जो कंक्रीट का वेस्टेज होता है, जैसे मान लीजिए 1 टन आपने कंक्रीट अगर उत्पादन किया है तो उसमें 18 से लेके 20% तक ये वेस्टेज होता है। अब ये वेस्ट बहुत ज़्यादा है तो इसको क्या किया जाए, तो इसको सड़क में बिछा दिया गया है। ठीक, सड़क की इसमें मजबूती मिलेगी, बस इसी को बोलते हैं स्टील स्लैग, याद रखना। ठीक, जो स्टील निर्माण में जो वेस्टेज होता है उसको स्टील स्लैग बोलेंगे। अब ये पहली बनी है 6 लेन सड़क, ये कहाँ से कहाँ तक बनी है, तो इम्पोर्टेंट ये है, 6 लेन NH6 नेशनल हाईवे 6 को हजीरा पोर्ट से जोड़ा गया है। ठीक, याद रखना ये बात, हजीरा पोर्ट से जोड़ा गया है। ठीक, याद रखना, हजीरा आपको मिलेगा गुजरात में। ठीक, बाकी ये सब चीज़ें हैं, आराम से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी मैंने बता दी। ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के निर्णय को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, जो जम्मू कश्मीर पर जो फैसला लिया है भारत सरकार ने, वो फैसला बरकरार रहेगा, इसमें बस ये है। ठीक, अनुच्छेद 370 जो था उसको रद्द करने का फैसला बरकरार रहेगा। और इसकी देखिए, हाँ यहाँ पे आ गया, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अगुवाई की भारतीय संविधान पीठ द्वारा लिए गए संवैधानिक मामलों को संबोधित किया और इसके निष्कर्षों की रूपरेखा बनाई गई। यहाँ पे देखिए एक वर्ड आपको लिखा हुआ है जो मैंने अभी डिस्कस किया था, संविधान पीठ। अब संविधान पीठ क्या होती है? ठीक, एक तो देखिए 2 तरीके की आपको पीठ देखने को मिलेगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, ये मैंने पॉलिटी वाले लेक्चर में आपको बताया था एक बार। एक होती है डिविजनल बेंच। डिविजनल बेंच कौन सी होती है? जिसमें 2 जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, या मैक्सिमम टाइम 2 होते हैं, या कई बार 3 भी हो सकते हैं। लेकिन जब कभी भी ऐसा कोई मुद्दा हो जिसमें पहले डिवीजन बेंच, ध्यान से सुनना मेरी बात,
जिसमें पहले डिवीजन बेंच अपना फैसला सुना चुकी हो, इसके बाद कोई और डिवीजन बेंच उससे उससे कॉन्ट्राडिक्टरी कोई अगर अपना फैसला सुना चुकी है, ऐसे मामलों पे, या फिर जहाँ पे संविधान में क्या लिखा है उसको सही मायने में उसका अनुवाद करना हो, उसको समझाना हो, उसको बताना हो, वहाँ पे संवैधानिक पीठ गठित की जाती है। और संवैधानिक पीठ गठित करने में जो भूमिका अदा करता है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करता है। संवैधानिक पीठ क्या होती है? अब ये संवैधानिक पीठ जो होगी उसमें कम से कम 5 आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे, कम से कम। इससे ज़्यादा जो है वो हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। और याद हो अगर आपको, तो मैंने बताया था एक बार केशवानंद भारती बनाम जो केरल राज्य जो केस था 1973 का, समझे, कई बार आपसे पूछा गया है छोटे छोटे एग्जाम में, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में भी कई बार पूछा गया है, दसियों बार। तो इस केस में जो डिवीजन जो संवैधानिक पीठ जो थी उसमें टोटल आज तक के सबसे ज़्यादा जो आपके जजेस हैं उनकी संख्या थी, और वो संख्या 13 थी। याद रखना इस बात को, सबसे बड़ी ये संवैधानिक पीठ थी, एक चीज़। दूसरी चीज़ है, आपको जो संवैधानिक पीठ है ये भारत के संविधान के आर्टिकल 145(3) में आपको देखने को मिलती है, ठीक। 145(3) से कैसे देखने को मिलेगी? क्योंकि संविधान की व्याख्या जब करनी होगी, या मान लीजिए 143 से जुड़ा मान लीजिए कोई मुद्दा है, 143 से जुड़े मुद्दे की बात यह है जैसे जब राष्ट्रपति विचार मांगता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के, तो उस पर 143 से सुप्रीम कोर्ट उसको जवाब देती है, ठीक। उन सब मुद्दों से जुड़े जितने मुद्दे हैं उनमें कम से कम 5 लोगों की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो याद रखना, बस इतनी चीज़ें मैंने मुझे बतानी थी, ज़रूरी थी, मुझे लगा ज़रूरी है तो मैं बता दूँ, ठीक। चलो, इसमें और कुछ नहीं लिखा है, ये सब चीज़ें लिखी हैं, इनको आप आराम से पढ़ लो, क्योंकि याद रखना इन सब चीज़ों को, बस छोटी छोटी चीज़ें हैं, याद रखना। और इसमें कौन कौन से वकील थे? तो डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं, और संविधान पीठ में अन्य 4 कौन कौन थे? तो न्यायमूर्ति एस.के. कौल साहब हैं, नीचे इसको मैं बीच में कर देता हूँ, राजीव खन्ना साहब हैं, संजीव खन्ना साहब हैं, और B.R. गवई साहब हैं, और न्यायमूर्ति सूर्यकांता साहब हैं। अच्छा, एक चीज़ मुझे और बताइए, जैसे जो कभी कभी आप सुनते रहते हैं ना, डी.वाई. चंद्रचूड़ है, CJI है, बड़ा लैंडमार्क डिसीजन आजकल दे रहे हैं, ये जो CJI साहब हैं, ये इनके जो अधिकार होते हैं, वो जो जुडिशियल जो पावर होती है, क्या वो अन्य जो सुप्रीम कोर्ट में जो अन्य 30 जो जजेस हैं उनसे ज़्यादा होती है क्या? ये आप मुझे सोच के बताएं, ठीक। खैर, मैं बता ही देता हूँ, जो आप कहाँ भटकेंगे। तो देखिए, जो CJI जो होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसकी जो जुडिशियल जो पावर होती है वो बिल्कुल सेम होती है। जो अगर किसी पीठ में मान लीजिए 2 लोग हैं, कोई बेंच डिविजनल बेंच है, उसमें 2 लोग हैं, एक CJI है, एक दूसरा जज है, और वो कोई फैसला देता है। दूसरी एक डिविजनल बेंच है जिसमें 2 लोग हैं, 2 अन्य CJI छोड़ के, ठीक, 2 अन्य हैं, और ये इसके विपरीत फैसला देगी, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि जिसमें CJI बैठा हुआ है वो फैसला मान्य होगा, ठीक, ऐसा नहीं होता। केवल जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती हैं, ठीक, फर्स्ट एमंग द इक्वल, इसको बोलते हैं फर्स्ट एमंग द इक्वल, मतलब कई सारे बराबर लोगों में ये पहला है, लेकिन इसकी पावर केवल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ज़्यादा है, जुडिशियल पावर सेम है, याद रखना, ठीक है। बहुत पॉइंट की बात मैंने बताई है, जल्दी कोई बता नहीं पाएगा। एनीवे, खैर, भारत बांग्लादेश के बीच अगरतला उखाउरा रेल लिंक परियोजना, ठीक, का उद्घाटन कर दिया गया। अभी बहुत सारी जो परियोजनाएं, मतलब जो आपकी वो है, भारत बांग्लादेश से लेके हो या किसी से भी लेके हो, इसमें बहुत सारी ये जो योजनाएं हैं उसकी बात यहाँ पे की गई है। जैसे कि मांगदेछू, आपने सुनी होगी मांगदेछू, इसके यहाँ पे है उखाउरा रेल लिंक है। ऐसे मांगदेछू आपने कभी सुना हो शायद, समझे, तो वो आप बताएंगे कहाँ से। तो इसमें कहाँ से किया गया? त्रिपुरा का अगरतला और उखाउरा बांग्लादेश के बीच में रेल लिंक परियोजना है। इसका उद्घाटन हुआ 1 नवंबर को। वहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना और भारत के प्रधानमंत्री PM मोदी द्वारा। इसकी जो लेंथ है, इसको आप देख लेना, ऐसे घटिया क्वेश्चन पूछने की बड़ी आदत है यूपीपीसीएस को। 12 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 24 किलोमीटर हो जाएगा। 12.24 किलोमीटर की है, और डबल गेज है, याद रखना है इसको, ठीक है, ठीक। यहाँ पे जो इमिग्रेशन पॉइंट बनाया गया, तो निश्चिंतपुर को बनाया गया त्रिपुरा में, ठीक, इंडिया की तरफ। एक जो इमिग्रेशन पॉइंट होगा उनकी तरफ भी बना होगा, अब वो कहाँ पे बना है इसमें तो खैर लिखा नहीं हुआ, ठीक। 2 अन्य जो रेल लिंक परियोजना है 1 नवंबर को किया गया, ठीक। इसमें साथ में, इसी के साथ में 2 और भी थी, जिसमें 65 किलोमीटर
है खुलना मोंगला रेल पोर्ट लाइन और बांग्लादेश के रामपाल में मैत्री सुपर थर्मल पावर यूनिट के यूनिट 2 शामिल है। ठीक है, जो थर्मल पावर यूनिट है 13 से 20 मेगावाट की इस सुपर थर्मल पावर यूनिट की स्थापना भारत सरकार के एनटीपीसी और बांग्ला के पावर डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा की जा रही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट केवल ये है 12-24 किलोमीटर कहाँ से कहाँ तक। ठीक, 2 अन्य परियोजना है इनको। एक, भूटान नरेश की भारत यात्रा। भूटान हमारा बहुत करीबी और बहुत शांत प्रिय देश है, समझे, बहुत स्वच्छ कंट्रीज में आता है, हैप्पीनेस इंडेक्स में भी आपको सबसे ऊपर देखने को मिलेगा, और बहुत क्लीन और बहुत नेचर से जुड़ा हुआ है। जब आप देखते हैं ना कि जहाँ पे आज भी भूटान में जो लैंड एरिया है उसमें सबसे ज़्यादा जो एरिया जो है वो फॉरेस्ट का है, समझे। तो ये मतलब फॉरेस्ट के लिए इन्होंने रिजर्व बहुत ज़्यादा छोड़ रखा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था, कहने का आशय ये था, फॉरेस्ट के लिए रिजर्व इन्होंने बहुत ज़्यादा छोड़ रखा है। तो बहुत अच्छा, बहुत शांत प्रिय और बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चाइना और भारत की सीमा तय करता है एक पॉइंट पे। ठीक है, भूटान जैसे जब भूटान को आप मैप पे देखेंगे तो एक तरफ आपको सिक्किम नज़र मिलता है, यहाँ इधर आपको सिक्किम मिल गया। ठीक है, उसके नीचे ही इधर वेस्ट बंगाल आपको मिलेगा, और नीचे की तरफ आपको यहाँ पे असम मिलेगा, और इधर साइड में अरुणाचल प्रदेश। यानी ये 4 जो स्टेट है इंडिया के सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? सिक्किम, वेस्ट बंगाल, और नीचे आपको यहाँ पे मिलता है असम, और इधर मिलता है अरुणाचल प्रदेश। ठीक, तो ये भूटान की हो गई। ठीक, तो इसमें सारी ये सब बातें हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है जो 10-20 मेगावाट की पुनात सांगछू सेकेंड जल विद्युत परियोजना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के निर्माण की यहाँ पे संतोष व्यक्त किया निर्माण की प्रगति पर। ठीक, इससे दूसरा पॉइंट एक और है, असम के कोकराझार और भूटान के गेलिफो के बीच रेल लिंक के लिए लोकेशन सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है। ठीक, याद रखना। एक जो मैंने आपको इससे पहले जो मैंने नाम लिखा था आपको, मांगदेछू। ठीक, वो मांगदेछू भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो था वो भी बन रहा था भूटान के साथ में। ठीक है, याद रखना, मांगदेछू एक नदी है, उसके ऊपर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इंडिया बनाता रहता है, जैसे कि नेपाल में बनाता है आपका, ये जो सहयोग कंट्रीज आसपास की कंट्रीज है इनके आसपास बनाता है। ठीक है, दूसरा हमारा पॉइंट है केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक। इसमें कुछ भी नहीं है बहुत खास, इसलिए इसको आराम से आप देखिए। ठीक है, केंद्रीय देख लीजिए, जरूरी है, हो सकता है कहीं से पूछ दिया जाए। बस इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि तेलंगाना में केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रावधान है। इंपॉर्टेंट है और अति इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, सुपर इम्पॉर्टेंट है। इसका नाम रट लेना 4 बार लिख के, समक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। ट्राइबल्स कहाँ पे मिलेंगे आपको? भारत के संविधान में तो आर्टिकल 342 में जब आप पहुँचते हैं तो वहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब है, उसको मेंशन किया गया है। शेड्यूल्ड ट्राइब की परिभाषा नहीं लिखी है संविधान में, इस बात को याद रखना। मैं लिखता हूँ, याद रखना। ठीक है, सब परिभाषा नहीं लिखी है, बस ये लिखा है 342 में कि राष्ट्रपति जिसको चाहेगा का मतलब जिस आधार से, जो भी आधार है उनके, उससे राष्ट्रपति जो लिस्ट बनाएगा 342 में, उनको एसटी कहा जाएगा, शेड्यूल ट्राइब कहा जाएगा। और शेड्यूल ट्राइब के निर्धारण में उनका रहन सहन, वो कितने प्रिमेटिव हैं, वो कितने उनकी संस्कृति क्या है, समझे, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक, याद रखना है इस बात को। ठीक है, चलिए अब केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है, अच्छा हाँ, कहाँ बन रहा है? तेलंगाना में अब विश्वविद्यालय बन रहा है, क्योंकि एसटी के लिए बन रहा है, शेड्यूल ट्राइब के लिए बन रहा है। तो ये कौन सा है, कौन से शेड्यूल ट्राइब वहाँ के आपको देखने को मिलती हैं? तो डोरा बहुत बड़ी एक जनजाति है, वो आपको देखने को मिल जाती है। जैसे इसके बहुत सारे टाइप भी हैं, कोंडा डोरा भी एक है, कोंडा डोरा, एक गबार्डा डोरा है, एक मन्ने डोरा है। ठीक है, याद रखना, ऐसी डोरा आती। और कोया जनजाति है, वो भी तेलंगाना में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ आप और बताओ, मुझे अभी याद आ गई। लोकुर समिति थी, वो किससे रिलेटेड थी? लोकुर और चंदा समिति। लोकुर समिति 1965 में आई थी और चंदा समिति आई थी 1967 में। ठीक, और आप बताएंगे कालेलकर कमीशन किसके लिए बना था? ठीक, 3 चीज़ें बताएंगे। तो लोकुर समिति 65 में जो आई थी वो बनी थी एसटी के लिए, और चंदा समिति 67 में जो बनी थी वो भी एसटी के लिए बनी थी। जबकि काका कालेलकर आयोग 1955 में जो बना, वो आयोग बना था ओबीसी वर्ग के लिए। ठीक है, ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। ठीक है, ओके।
नीति आयोग की पहली डेल्टा रैंकिंग है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लो, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ नहीं है, एस्पिरेशनल ब्लॉक जो प्रोग्राम है उसके लिए महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। और इसमें सीन ये है कि देखो एक चीज़ और, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताते हुए चल रहा हूँ। जो पिछले दिनों जो पेपर हुआ है यूपीपीसीएस का 2-3-4 साल के, उन पेपर को ध्यान से देखो, उसमें आपको ये महसूस होने लगेगा कि जो रैंकिंग है उसमें नीति आयोग जो रैंकिंग जारी करते हैं, ऐसी रैंकिंग बहुत ज़्यादा पूछी जाने लगी है। एक चीज़ बहुत ध्यान से रखना, इस बात को नोट करके चलना, जब आप देखेंगे पेपर तब आपको ये चीज़ें खुद समझ में आ जाएंगी। ओके, तो पहली ये देखिए, नीति आयोग के सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले जो एस्पिरेशनल ब्लॉक हैं, जो ब्लॉक होते हैं आकांक्षी ब्लॉक और जिले जो है, उनकी उपलब्धियों पर पहली डेल्टा रैंकिंग पहली है, इंपॉर्टेंट इसलिए और भी हो जाती है, 7 दिसंबर को जारी की गई थी। एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के तहत क्या हुआ है, तो तेलंगाना का आसिफाबाद जिले के तिरियानी कुसुमभीर कुमरम, क्या पढ़ो यार इसको, कुमरम भीर ब्लॉक जो है नीति आयोग द्वारा घोषित पहली डेल्टा रैंकिंग में 6 स्थान पर रहा। जबकि दूसरे नंबर को और ढंग से याद रखना, इसमें दूसरे नंबर पे कौशाम्बी जिला उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी जिला, ठीक है, कौशाम्बी ब्लॉक नंबर दूसरे पर रहा। ठीक, अब इसमें 6 जो है 6 अलग अलग श्रेणियां बनाई गई हैं, और ये जो है इनको ठीक से पढ़ लेना। ठीक है, कौन कौन थे, कितने थे, इससे अच्छी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट थे 500 आकांक्षी ये थे। ठीक है, और इसमें अचीवर्स ऑफ डेवलपमेंट एडीपी रैंकिंग घोषणा की गई। ये सारी चीज़ें आप पढ़ लो, कोई उसमें वो नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जो 6 ये बनाए गए हैं, तो उसमें आप इसमें आ जाइए, इसमें अलग अलग जोन के अकॉर्डिंग जैसे डिसाइड किया गया। जैसे उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश के हरैया और विरनो, बस्ती और गाजीपुर के ये ब्लॉक हैं जिनकी रैंकिंग 1-2 रही है, ये इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। ठीक, अब ऐसे ये नॉर्थ ईस्ट वाला है जो पहाड़ी और नॉर्थ ईस्ट राज्य है, दक्षिण भारत की बात हो रही है ना, मिडिल भारत की बात हो रही है, ऐसे करके है। ठीक, तो 6 श्रेणियाँ। ठीक, यहाँ तक ये सब लिखा हुआ है, ऐसे पॉज करके पढ़ लेना। एनीवे, भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे बेंगलुरु में, ये अब बचकानी चीज़ें हैं, इनको क्या ही मैं पढ़ के बताऊँ, लेकिन ठीक है एक बार देख लो। 27 किलोमीटर का है। सर्कुलर रेलवे का मतलब है सर्कुलर ऐसे से जोड़ेगा, जैसे किसी शहर को एक रिंग रोड बनाई जाती है। लखनऊ में रिंग रोड बनी है, कानपुर में रिंग रोड का प्रावधान है, और भी जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं वहाँ रिंग रोड की बात हो रही है। ठीक है, तो याद रखना। तो इस जैसे गाज़ियाबाद में है, नोएडा में है, रिंग रोड का काम ये होता है कि जब बहुत यातायात बहुत ख़राब हो जाता है तो इसमें लोग ऐसे ट्रैवल करते हैं और कहीं से घुस जाएंगे, बीच बीच में ऐसे जुड़ा होगा। ठीक है, तो बहुत आसान हो जाता है उनके लिए, ठीक, आना जाना। इसलिए रिंग रोड ऐसे ही सर्कुलर रेलवे का भी शुरुआत की गई है। 287 किलोमीटर है। ठीक, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, अभी तक चेन्नई का जो था वो सबसे बड़ा था, 235 किलोमीटर का है। ठीक, और कुछ नहीं। भारत का गरबा नृत्य यूनेस्को श्रेणी में शामिल, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। ठीक, ऐसी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, फालतू चीज़ें नहीं होती हैं। तो गरबा नृत्य कहाँ होता है, तो गुजरात में होता है, याद रखना। ठीक है, किसमें शामिल किया गया, तो अमर्त सांस्कृतिक विरासत, इसको बोलते हैं ICH। यहाँ पे मैं लिख दूँ, यहाँ पे कहाँ गया, ये गया ICH, अरे बदल जाओ ICH का क्या मतलब होता है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। ठीक, ये यूनेस्को का प्रोग्राम होता है। इसी प्रोग्राम में आपने सुना है कि 2015 में आपको याद होगा कि जयपुर को शामिल किया गया था। ठीक, अब इसमें अलग अलग जो कल्चरल है, क्योंकि सांस्कृतिक है, सांस्कृतिक विरासत है, इसमें होता क्या है कि सांस्कृतिक विरासत के जो कुछ पहलू होते हैं उनको इसमें डाला जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई शिल्पकला है तो कोई संगीत है, समझे, इस तरीके से इसमें अलग अलग 5-6 तरीके होते हैं, उसमें इनको शामिल किया जाता है। ठीक, तो 2015वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत पर किसको शामिल किया गया, तो गरबा नृत्य को शामिल किया गया। इससे पहले पिछले साल आपने देखा था, 2 साल पहले 2021 में कोलकाता की दुर्गा पूजा को किया गया था, जबकि 2015 में आपको जयपुर पढ़ने को मिलता है। जयपुर शामिल किया गया था 2015 में। ठीक, शिल्पकला में। और यूपी में अगर कोई बात करो तो आपको याद है कि कोई यूपी का इसमें शामिल है क्या, तो अभी तक देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अभी तक टोटल कितने हो गए इसमें, 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। ठीक, 15वीं,
टोटल कितने हो गए 15। अब आप एक चीज़ याद रखें, जो यूपी से जो है इसमें शहर, वो बनारस शामिल है। बनारस संगीत के लिए, ठीक है, संगीत के लिए। ये कहाँ पे हुआ था? तो 18वीं बैठक जो हुई दिसंबर में 5 से 9 बोत्सवाना के कसाने शहर में, वहाँ पे ये निर्णय लिया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। केन्या के राष्ट्रपति की भारत यात्रा। केन्या के राष्ट्रपति आए, नाम है विलियम समोई रूटो, हैदराबाद हाउस में खूब रुके हैं। 25 करोड़ अमेरिकी डॉलर रुपए के ऋण की सहायता प्रदान करेगा भारत इसको मोदी जी एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रदान करेंगे। 5 समझौते इनके साथ में हुआ है, और सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट इसमें चीज़ें ये हुई हैं कि कहाँ गया, हाँ ये वाला, जो आपसी व्यापार होगा अब डॉलर की जगह रुपए में करने पे सहमति बन गई है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन अगर निकल के आएगा तो यहीं से आएगा। साथ ही केन्या यूपीआई के प्रोग्राम में भी यूपीआई प्रोग्राम के लिए भी तैयार हो गया। आरबीआई जिन 22 देशों में स्पेशल वॉस्ट्रो खाते खोलने को मंजूरी मिली, उसमें केन्या भी है। वॉस्ट्रो खाता क्या है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इसको पढ़ लो, समझे। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें क्या है, मैं पढ़ के बताऊँ। ठीक है, 5 समझौते हुए हैं, बाकी ये क्या है, ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक, ये देखिए, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी और केन्या मुक्त विश्वविद्यालय के बीच समझौता है। BIS और केन्याई मानक ब्यूरो इनके बीच में है। चलो अब आ जाओ। गुजरात सरकार ने घोल मछली को राज्य मछली घोषित किया। केवल यही इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कुछ नहीं है। जो घोल मछली होती है उसमें उसकी खासियत ये है कि जितनी लंबी होती है उतनी महंगी होती है, सबसे नीचे लिखा हुआ है। दूसरी एक चीज़, ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम ये लिखा हुआ है कहाँ पे, प्रोटोनोबिया डायथैंकस, याद रखना। इसे सोने के दिल वाली मछली भी कहा जाता है। ये प्रोटोथोकिया डायथैंकस एक बार पढ़ लो, बाकी और बहुत ज़रूरी नहीं है, समझे। बाकी ये सारी चीज़ें लिखी हैं। इसका जो जो मछली है उसका उपयोग जो होता है फार्मास्यूटिकल में भी खूब किया जाता है, बियर वाइन बनाने में भी खूब किया जाता है। ठीक है, और ये अपने मांस और एयर ब्लैडर के मूल्यवान के, इसका जो एयर ब्लैडर होता है और मांस होता है ये बहुत मूल्यवान होता है। लंबी मछली जो होती है कई बार 5 लाख रुपए तक की होती है। बस इसमें आपको नहीं, फालतू चीज़ें हैं, ये सब नहीं पढ़नी चाहिए। भारत का सबसे तेज और सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुडा लॉन्च। बाराकुडा, ठीक, बाराकुडा क्या है, ठीक, तो देखिए लिखिए, भारत की सबसे तेज और सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुडा लॉन्च कर रही। अब बाराकुडा जो है ये सबसे तेज सोलर बोट है जिसका नाम है बाराकुडा, लॉन्च किया गया केरल के अल्लाझुप्पा में। ठीक ठीक, याद रखना है इतनी बात को। दूसरी चीज़, ठीक, दूसरी चीज़ की लंबाई चौड़ाई लिखी गई है। नेवेल्ट और दुनिया भर के मछली के नाम से, लंबी मछली बाराकुडा के नाम पे इसका नाम रखा गया है। इसको बनाया जो है वो मजगांव डॉक शिपयार्ड ने बनाया है। ठीक, इतनी का बस, और कुछ भी नहीं है। उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने एक दिन में सर्वाधिक 18 GI टैग जब भी आते हैं तो मैं बताता हूँ कौन देता है। तो वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आपको एक जो महानिदेशक होता है GI, समझे, वो इसको प्रदान करता है। ठीक, याद रखना। दार्जिलिंग चाय पहला उत्पाद थी। अभी हाल ही में यूपी के 7 चीज़ों को GI टैग दिया गया, समझे, उनको भी आप याद रखना, समझे। कहाँ की ढोलक है, कहाँ की शिल्पकारी है, समझे, ये सब चीज़ें हैं। और उसके जो अभी उत्तराखंड में जो दिए गए उसमें से ये लिस्ट लिखी है, इस लिस्ट को पढ़ लो। जैसे काला भट्ट है, लाल चावल है। काला नमक चावल कहाँ है, उत्तराखंड में, यूपी में, जिसको GI टैग मिला है। ये जो काला नमक चावल है वो सिद्धार्थ नगर का है जिसको GI टैग दिया गया था। ठीक है, याद रखना। ठीक, और ये तो फिलहाल लाल चावल जो है ये उत्तराखंड का है, याद रखना। माल्टा फल है, औलाई है, बुरांस का रस है, तिहाड़ी तूरताल है, खिलाई या लकड़ी की नक्काशी है, नैनीताल मोमबत्ती है, समझे, और रंग वाली भिजोला, लीची, आड़ू। ठीक है, चलो इतनी चीज़ हो गई। हाँ, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के सी ब्लैकथॉर्न को मिला GI टैग। सी ब्लैकथॉर्न, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? सी ब्लैकथॉर्न को वंडर प्लांट या लद्दाख गोल्ड या लद्दाख बुश या ठंडे रेगिस्तानों में सोने की खान के नाम से जाना जाता है। ये जो है लद्दाख में चौथा GI टैग है। एक चीज़ और, दूसरी चीज़, इससे पहले लद्दाख से पहले इसमें इसकी जो पश्मीना थी, खुबानी थी, और लद्दाख की लकड़ी को GI टैग मिल चुका है।
ठीक। और इसमें बाकी जो चीज़ें हैं ये यहाँ पे लिखी हुई हैं, इसको पढ़ लो। दुनिया के सबसे पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण तेलंगाना में किया गया, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। और ये भी याद रखना कि किस ज़िले में, सुसिद्धपेट्टी ज़िले के बुरूगपल्ली, अबे पढ़ो यार, बुरूगपल्ली में एक अभूतपूर्व संरचना है जिसका निर्माण इतनी तारीख को किया गया। किस कंपनी ने बनाया, तो उसका नाम लिखा है हैदराबाद की अफसूजा इंफोटेक ने सोल्यूशन प्रदाता, मैन्युफैक्चरिंग सोल्यूशन प्रदाता कंपनी है, सिकली फोर्स क्रिएशंस के साथ में मिलकर किया। 3D प्रिंटिंग ऐसी होती है जिसमें आप डाल दो और जो मशीन होती है वो खुद उसकी डिजाइन के आसपास में वो चलाती रहती है, मतलब सीमेंट चलाती रहती है तो बन जाता है। ये पूरा मंदिर नहीं बना है इस तरीके से, और इसमें जैसे जो गर्भगृह है उसको वो केवल वही 3D प्रिंटिंग में है। बाकी फर्श, स्लैब, जो जितनी भी चीज़ें हैं ऊपर, छत, वो सारी चीज़ें पारंपरिक तरीके से बनाई गई जैसे आम हमारे घर बनते हैं। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना, ठीक। बस इतनी चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है, बस फालतू चीज़ है। यूनेस्को के सृजनात्मक शहर श्रेणी में कोझिकोड और ग्वालियर शामिल, ठीक। ये कुछ इम्पोर्टेंट बात आई, समझे, कोझिकोड और ग्वालियर शामिल, ठीक है। एक चीज, अब इसमें क्या है, सृजनात्मक शहर जो श्रेणी है, ठीक, सृजनात्मक शहर श्रेणी, इसी को बोलते हैं इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। अरे मैंने पीछे बता दिया था क्या, उसमें कुछ गड़बड़ हुई है, उस बात को मिस कर जाना, इधर आ जाओ, ठीक है। तो उसमें कोझिकोड और ग्वालियर को शामिल किया गया। अब इसमें क्या होता है ना, ये अलग अलग मुद्दों पे ये श्रेणियां बनाई जाती हैं, ठीक, अलग अलग मुद्दे। जैसे इसमें मुद्दे क्या क्या है, जैसे शिल्प और लोक कला में, लोक कला लिखा हुआ है, लोक कला है, लेकिन ये डिजाइन, फिल्म में, साहित्य, मीडिया, कला, संगीत जैसे क्षेत्रों में। तो इसी में, सॉरी मैं गलती थोड़ी सी मुझसे हो गई उसमें, आप उसको जरा ध्यान से देख लेना एक बार, ये मैं कहाँ बताना था, मैं कहाँ बता गया, ठीक। इसमें ICH जो प्रोग्राम है यूनेस्को का, उससे होता है, जिसको बोलते हैं इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। और इसमें 2015 में सबसे पहले जो शहर जोड़ा गया था वो जयपुर था, जिसको शिल्प और लोक कला में शामिल किया गया था। अभी तक टोटल मेरी समझ से शहर की संख्या 8 हो गई है, और 8 ये कोझिकोड और ग्वालियर मिला के हुई है, कोझिकोड और ग्वालियर मिला के, ठीक है। तो जिसमें यूपी का जो शहर शामिल है वो भी 2015 में ही शायद शामिल हुआ था, शायद, मैं कंफर्म नहीं हूँ, याद कर लेना, खुद देख लेना एक बार जाके इसको। उसका नाम है बनारस, और बनारस को संगीत की श्रेणी में शामिल किया गया था, ठीक, संगीत की श्रेणी में शामिल किया गया था। तो अभी जो ये 2 शहर हैं कोझिकोड और ग्वालियर, इनको किस में शामिल किया गया है, तो देखिए यहाँ पे जरूर कहीं पे लिखा होगा, केरल के कोझिकोड को साहित्यिक शहर की संज्ञा दी गई, जबकि ग्वालियर को संगीत के शहर में। तो संगीत के शहर में भारत के 2 हो गए हैं, एक बनारस और एक आपका ग्वालियर। याद रखना, ग्वालियर से कौन संगीतज्ञ था, आप मिडेवल हिस्ट्री में ढूंढ के बताएं, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के दमोह में वो है। अब इसमें हुआ क्या कि 2 बाघ अभ्यारण्यों को जोड़ दिया गया। कौन कौन से बाघ अभ्यारण्यों को जोड़ा गया दमोह में, तो नोरादेही अभ्यारण्य को दमोह के दुर्गावती अभ्यारण्य में विलय करने के प्रस्ताव के बाद ये मंजूरी जारी करेगी, और ये 54वां, याद रखना इस चीज को, 54th बाघ अभ्यारण्य बनेगा, ठीक है। NTCA क्या है ये आप ढूंढ के बताएं, NTCA, ठीक है, ये बात आप ढूंढ के बताएं कि NTCA क्या है, ठीक। चलो आगे के पॉइंट पे मैं आता हूँ, इसमें और कुछ नहीं है। ये कहाँ पे है, तो ये याद रखना, सागर, दमोह और नरसिंहपुर जिले में होगा, जो 7वां, जो MP का और राज्य का 7वां अभ्यारण्य होगा, ठीक, इस चीज को याद कर लेना। वर्तमान में, समझे, ये सब चीजें लिखी हैं, पढ़ लो। तमिलनाडु की बात है। तमिलनाडु में नीलगिरी तहर के संरक्षण की परियोजना है। नीलगिरी तहर दरअसल एक बकरी होती है जिसका संरक्षण का प्रयास किया जा रहा है, ठीक। इसका जो स्थानीय रूप से नाम है वो है वराई आदू, ठीक, याद रखना। इसको बकरियों की माउंटेन मोनार्क भी कहा जाता है, ठीक। नीलगिरी जो हिल्स हैं आपको मिलती हैं तमिलनाडु और केरल की बीच में, जो एरिया है वहीं पे आपको मिलती है, ठीक है। तो नीलगिरी जो है ये वेस्टर्न घाट, जो पश्चिमी घाट है, उसकी लुप्तप्राय प्रजाति है, ठीक। चलो आ गया, दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर कहाँ उद्घाटन किया गया, इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी में हो रहा है, और इसका उद्घाटन हुआ तो उसका बनारस में हो रहा है, और बनारस के वाराणसी में ही इसको नाम दिया गया स्वरवेद
महामंदिर। ठीक, इसमें है टोटल कितने लोग आ सकते हैं एक बार में, तो 20,000 लोग आ सकते हैं। ठीक है, कमल के फूल की आकृति है। ठीक, मंदिर जो है 7 मंजिले के 7 चक्रों को समर्पित है। ठीक, अब IIL द्वारा बच्चों के लिए खसरा और रुबेले का टीकाकरण माबेला क्या लॉन्च किया गया। ठीक, तो IIL क्या है, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड, इसमें लिमिटेड नहीं लिखा हुआ, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड है जो वैक्सीन्स निर्माण करती है और उसके आगे डिस्ट्रीब्यूशन और उसको रिसर्च एंड उसके लिए भी समर्पित रहती है। ठीक है, तो इसमें किया क्या, वियतनाम की पॉलीवैग इंस्टीट्यूट के साथ में साझेदारी करके खसरा और रुबेला जो है उसके लिए लॉन्च की वैक्सीन बच्चों के लिए, उसका नाम दिया गया है माबेला। ठीक है, इतनी चीज इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है। रुबेला खसरा कैसे होता है, चलो अब ये बताओ रुबेला या खसरा कैसे होता है। तो रुबेला या खसरा जो होता है वो बेसिकली एक वायरल बीमारी है जिसमें शरीर पर चकत्ते बढ़ते हैं, फीवर आता है। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो ये उसके बच्चों को भी फैल जाएगा और फिर ये आगे दिक्कत करेगा। ठीक है, तो याद रखना। ठीक, इतनी चीज़ें। तंजानिया के राष्ट्रपति की भारत यात्रा है। तंजानिया कहाँ पड़ता है, आप ढूंढिए तंजानिया कहाँ है, ढूंढिए। ठीक, उसको पढ़िए, थोड़ा जल्दी पढ़ना है मुझे। ठीक है, ठीक, इसको पढ़ लेना। जंजीबार में IIT मद्रास के परिसर की स्थापना के लिए प्रशंसा तंजानिया की ओर से की गई। ये आपको पिछले साल मैंने पढ़ाया था, पिछले साल के इसी साल मैंने पढ़ाया था। ठीक है, IIT मद्रास का जो एक कैंपस जंजीबार में खोला गया है तंजानिया में, उसकी बात हुई थी। ठीक है, तंजानिया इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA तथा ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में शामिल होने के लिए भारत के निर्णय का स्वागत करता है। भारत ने इस निर्णय का स्वागत किया। ठीक है, और क्या है, मेहमान राष्ट्रपति जो हैं सामिया सुलू हसन को डॉक्टरेट की उपाधि मानद दी गई। कहाँ से दी गई, JNU ने दी। ठीक है, भारत की पहली वर्टिकल विंड टनल का जो उद्घाटन हुआ है हिमाचल के चंबा जिले के बखोल में हुआ था। ये केबल जो है जो ट्रेनिंग पर्पज से इसका उद्घाटन किया गया। राइट, जो ट्रेनिंग की जाएगी उसके लिए जो आर्मी जो पर्सनल है उनकी ट्रेनिंग के लिए इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, हाइट इसकी अच्छी होगी और छलांग लगाने के लिए बहुत अच्छी है। शांति निकेतन होयसल मंदिर पवित्र यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए। ठीक है, अब इस पॉइंट को मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। भारत में इस समय यूनेस्को साइट्स आपको कितनी मिलेंगी, तो 42 मिलेंगी। ठीक है, टोटल। ठीक, कौन कौन सी हैं बताओ, 34 कौन सी हैं समझे, 7 कौन सी हैं और 1 कौन सी है, ये आपको ढूंढनी है। ठीक, 34 कौन सी हैं, 7 कौन सी, एक मैं मिश्रित बता सकता हूँ, कंचनजंगा है, कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम। ठीक है, ये मिश्रित श्रेणी में है। बाकी 34 किस्में हैं, 7 किस्में हैं, ये आपको ढूंढ कर बताना है। बहुत सारी चीज़ें बता देता हूँ बस। होयसल मंदिर और दूसरी चीज़ें शांति निकेतन, होयसल मंदिर, ये सारी चीज़ें मैंने करा रखी थी। मैंने इस पे एक मुझे याद है, मैंने इस पे एक इमेज भी डाली थी जो आपको कम्युनिटी वाले सेक्शन में यूट्यूब पे ही मिल जाएगी। उसमें सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से लिखी हुई हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको छोड़ना कतई नहीं, बहुत कायदे से पढ़ लेना। ठीक है, आने की संभावना बनी रहेगी इसकी। ठीक है, हाँ देखो यहाँ पे लिखा हुआ 34 सांस्कृतिक कल्चरल प्रॉपर्टीज हैं, जबकि 7 प्राकृतिक है और 1 मिश्र श्रेणी में है। ठीक, मिश्र श्रेणी में कौन सी है, वो कंचनजंगा है। ठीक, इसके पहले यूनेस्को ने तेलंगाना के वारंगल के काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर और गुजरात के कच्छ के हड़प्पा काल के धौलावीरा को विश्व विरासत में 2021 में जोड़ा था। ठीक, ये सेशन कौन सा था, तो 45वां सेशन था। कहाँ हुआ, सऊदी अरब के रियाद में। सऊदी अरब की लोकेशन अभी मैंने आपको बताई थी। सऊदी अरब के ईस्ट में ओमान पड़ेगा, सऊदी अरब के साउथ में आपको यमन पड़ेगा, सऊदी अरब के नॉर्थ में आपको UAE पड़ेगा। अरे कितनी चीज़ें मैं बताता रहता हूँ मैपिंग से रिलेटेड सब कुछ। ठीक है, चलो 1969 के जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम में संशोधन हुआ है। क्या संशोधन हुआ है, उसको आप आराम से पढ़िए। ठीक है, बहुत कोई कठिन चीज नहीं है। ठीक, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग भारत ने इतिहास रचा। ये बहुत पुराना पॉइंट है, अगस्त का, जिसको मैं अलग से इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बना चुका हूँ। LVM3 ने जो आपका किया है वो उसकी भी इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई। LVM3 जैसे मैंने बताया था आपको, इसका पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम है GSLV Mark 3। ठीक है, और कौन कौन से होते हैं, तो एक है PSLV जो इसरो के पास है, एक है GSLV। ठीक है, एक है
LVM-3, ठीक, याद रखना इस चीज़ को। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और LVM-3, ठीक है। बाहुबली किसको कहा जाता था, याद रखना। कौन सा ऐसा सैटेलाइट है जिसको नॉटी बॉय बोला जाता है, आप बताएं, मैंने तो आपको बताया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हो सकता है कि आपसे पूछा जाए, ये मुझे इम्पोर्टेंट है। बिहार के जातिगत जो जनगणना है उसके आंकड़े आए हैं। देखिए, जो जनगणना है वो होता है स्टेट का सब्जेक्ट है ही नहीं, क्योंकि वो सेंट्रल लिस्ट में आता है, लेकिन संविधान में सेंट्रल लिस्ट में आता है। तो ये मामला चला गया था हाई कोर्ट के पास में। हाई कोर्ट ने हालांकि आदेश दे दिया कि आप जातिगत जनगणना करा सकते हैं। इस समय बहुत ज्वलंत मुद्दा है जातिगत जनगणना का, क्योंकि सब इससे पिछली बार जो ऑफिशियल जातिगत जनगणना हुई थी तो वो 1931 में हुई थी, अंग्रेजों ने कराई थी, ठीक है, अंग्रेजों ने कराई थी। उसमें ये पता चला था कि कितनी जातियां हैं और कितनी जातियों की कितनी संख्या है। और जब इसी संख्या की जब बात आती है तो हमेशा आपको नज़र आएगा कि SC ST और OBC, ये जातिगत जनगणना आवश्यक क्यों है। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है, आवश्यक इसलिए है। देखिए, जो समाज हाशिए पे रहे, कमज़ोर तबके थे और एक साइड में रहे, उनके लिए अगर कोई नीति निर्माण करना है, उनके लिए कोई योजनाएं बनानी है, तो उनकी संख्या भी तो पता होनी चाहिए। मुझे मान लीजिए 10 रोटियां अगर किसी को देनी है एक मेले में, तो मुझे पता होना चाहिए कि कितनी रोटी 10 ही में दे के जाऊँ, कि 15 लेके जाऊँ, कि 25 लेके जाऊँ, ये मेले में कितनी संख्या है, ऐसे तो पता चलेगा, ठीक। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी। और ये होता क्या है ना कि इसको लोग निगेटिव नज़रिए से देखते हैं, जातिगत जनगणना को लोग निगेटिव नज़रिए से देखते हैं। लेकिन आपको अगर उद्धार करना है, मान लीजिए आपके शहर में आपको मान लीजिए एक IAS की भूमिका में है और आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाया गया है शहर में, और आपसे कहा गया है कि रोड के किनारे जितने भी जो मांगने वाले लोग बैठे रहते हैं, इनके लिए आपको उपचार करना है। इनका उपचार करने का मतलब है इनके लिए योजना कोई सरकारी हो या अन्य कोई तरीका हो, इनको सही मुख्य भूमिका में लेके आना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप यही तो करेंगे, इस शहर में सर्वे कराएंगे, आपको पता चलेगा कि कितने लोग हैं ऐसे जो बैठे हुए हैं, ठीक, कितने लोग ऐसे हैं जो फर्जी के बैठे हुए हैं। ये सारी चीज़ें कैसे बताऊंगी, है ना, जब सर्वे होगा, उनकी गणना होगी, तभी तो पता होंगी ना। तो कई लोग इसको नेगेटिव भूमिका में ले लेते हैं, लेकिन ये बहुत पॉजिटिव स्टेप है, ठीक है। इसलिए बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े आए हैं और इसमें कास्ट सेंसस जो हुआ है उसमें जो पिछड़ा वर्ग है उसका 27% है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है 36%, जो अनुसूचित जातियां हैं SC हैं वो 19.65% है, और अनुसूचित जनजातियां ST हैं 1.68%, जबकि अनारक्षित हैं, अनरिजर्व जो है 15.52%, राइट। ये सारे आंकड़े हैं, ये ठीक है। बिहार से जो लोग देख रहे हो वो BPSC में ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहेगी आपके पास में, ठीक है। अल्पसंख्यकों की संख्या जो है 18% के आसपास है, बहुसंख्यकों की संख्या 82% है, जहाँ बहुसंख्यक में सबसे ज़्यादा हिंदू है, ठीक है, याद रखना, ओके। तो बाकी ये जो धार्मिक जनगणना है उसकी भी बात करें, जैसे हिंदू लगभग 82% है, इस्लाम में 70% है, ईसाई में 0.0 है, ऐसे ऐसे करके लिखा हुआ, ठीक है। और अगर इस्लाम के बाद में है तो कोई ईसाई भी हैं, सिख भी हैं, फिर बौद्ध हैं, ठीक। और देखिए क्या क्या मज़े की बात है, आप इसको आप डेटा को ध्यान से एनालाइज करिए, इस डेटा को ध्यान से। ये जो बिहार है, जो मगध का एरिया, जो कभी बौद्धिज्म का केंद्र हुआ करता था, वहाँ पे बुद्धिस्टों की संख्या ये है, ये समझे क्यों है, इसके लिए इतिहास पढ़ा जाता है, समझे, इसी के लिए इतिहास पढ़ना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। चलो, बाकी और बहुत सारे आंकड़े हैं, ये सब कास्ट वाइज सेंसस भी दिए गए, जैसे ब्राह्मण क्या है, यादव कितने हैं, राजपूत कितने हैं, कुर्मी कितने हैं, कायस कितने हैं ना, ये सारी चीज़ें। खैर, 18वां G20 जो हुआ था, इसको मैंने थॉरली डिस्कस कर दिया था पिछले वीडियोज़ में। मुझे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, समझे, इससे कहीं से भी क्वेश्चन निकल के आएगा, हवा हो जाएंगे आप, क्योंकि बहुत कठिन चीज़ें इससे निकल के आएंगी। इसमें इस बार 21वां मेंबर भी जोड़ा गया था, जिसको अफ्रीकन यूनियन बोलते हैं। अफ्रीकन यूनियन में टोटल कितने हैं, 55 हैं, 54 है, कितने हैं आप बताएंगे, ठीक है, 55 है, ठीक है, 55 देश हैं। तो आप इतनी चीज़ें देखेंगे, जैसे इसमें IMAC की कहीं पर बात हुई होगी ज़रूर,
ठीक है। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ठीक है। हाँ, ये लिखा भारत मध्य यूरोप, मध्य पूर्व यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है, इसकी बात हो रही है, समझे। तो ये आईमैक के ऊपर सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ये जो अफ्रीकन जो सौंपा गया ये पूछा जा सकता है। भारत में हुई, पहले कभी हुई है क्या, नहीं हुई है, पहली बार है, किसने आयोजित की है, अगली बार किसको जाएगी, G20 क्या है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। ये मैंने करा रखी हैं इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ। क्या है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर, इसको पढ़ लो ठीक से। आईमैक मैंने इस पर अलग से स्लाइड और वीडियो सब डाल दिया था, आपको सब बताया था मैंने, ठीक है। महिला आरक्षण से संबंधित नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सीन ये है कि महिलाओं को, ये बहुत दिनों से ऐसी चर्चा हो रही थी कि महिलाओं के लिए जो लोकसभा और विधानसभाएं हैं उसमें सीटें जो है आरक्षित होनी चाहिए, ठीक। तो अब क्या है कि हर जगह पे सीटें आरक्षण की बात है, उसमें 33% महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया जाएगा। ये कौन सा है तो याद रखना, 128वां संविधान संशोधन विधेयक है, जबकि 106वां संविधान संशोधन है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, अब आर्टिकल 330 में आ जाइए। 330 आपको बताता है कि SC जो और ST हैं, जनजाति लोक कल्याण के लिए 131 सीटें पहले ही इन दोनों वर्गों के लिए आरक्षित हैं, ठीक। अब इसमें है SC ST के बाद में महिलाएं भी 33% पारित किए जाने पे पारित इस अधिनियम से स्वतः ही आरक्षित हो जाएंगी। लेकिन ये अभी लागू नहीं हुआ है, याद रखना, एक चीज़ याद रखना, ये अधिनियम अभी लागू नहीं हुआ है। लागू जब तक अगली जनगणना के आंकड़े नहीं आ जाएंगे तब तक ये लागू नहीं हो पाएगा, ठीक है। चल, बाकी सब चीज़ें ये हैं, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ज़रूरी हैं। और ये ऐसा अधिनियम है जिसको आप अपनी आंसर राइटिंग में खूब लिखेंगे, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, समझे। जहाँ महिला सशक्तिकरण की बात आएगी इस अधिनियम को लिखेंगे, इसलिए इम्पॉर्टेंट है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब पढ़ें तो केवल इसमें आपको प्रीलिम्स की ही चीज़ें नहीं मिलती, मेंस की बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, समझे। इसलिए याद रखना है इस चीज़ को। भारत ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप में शामिल, ये चीज़ भी मैं करा चुका हूँ, समझे। ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप क्या होता था, समझे, यूनाइटेड नेशंस का जो आमंत्रण था उस पर, ठीक है। ये चीज़ें सब मैंने बता दी थी, ठीक। याद रखना, पढ़ना हो तो फिर पढ़ लो, ठीक। भारत की तरफ से शेरपा जो है संजय वर्मा जी को नामित किया गया है, जो कि विदेश मंत्रालय में एक सचिव वेस्ट हैं, समझे, याद रखना। इस ग्रुप में वर्तमान में कौन सा है तो बांग्लादेश, बारबाडोस, डेनमार्क, जर्मनी और कौन सा, इंडोनेशिया है, ठीक। इसमें सीन ये है कि वैश्विक जो मुद्दे हैं उनको संबोधित करना है, चाहे वो ऊर्जा से रिलेटेड हो, खाद्य सुरक्षा से हो, वित्त से हो, समझे। नाम ही आपको पढ़ के देखो, ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप, ठीक, याद रखना। और अगला पॉइंट है शिक्षा पर केंद्र राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे वो एजुकेशन से रिलेट, मतलब इंडिया में जो भी, चाहे आपकी नीति आयोग कोई रैंकिंग जारी करे या शिक्षा मंत्रालय जारी करे या कोई अलग, जैसे जो स्वच्छता पे जो रैंकिंग आपकी आती है ना, वो हो, जिसको आवास एवं शहरी मामलों का जो मंत्रालय है, महुआ, मैं इसको महुआ बोलता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ क्या है, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, उसको महुआ मैं बोलता हूँ। तो महुआ आप कोई रैंकिंग जारी करे उसको, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ना। तो इंडिया की जितनी भी रैंकिंग हैं जो गवर्नमेंट जो जारी करती है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए ये रैंकिंग इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैं बता चुका था बालक। और ये क्योंकि पुरानी चीज़ें हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। बाघ गणना रिपोर्ट मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, ठीक। NTCA जो जारी करती है ये आंकड़े, उसको मैं बता चुका हूँ। मोटी मोटी चीज़ आपको छोटी छोटी और बताऊँ, जैसे 19 जुलाई को बाघ दिवस है, जारी करता है बाघ संस्थान प्राधिकरण जो NTCA है, ठीक है, ठीक। किसको जारी किया था इसमें तो याद रखना, इसमें याद नहीं रखा तो यहाँ पे जो मंत्री साहब हैं, पर्यावरण मंत्री, उन्होंने जारी किया था, ठीक। तो राज्य मंत्री अश्विनी चौबे, ठीक, उन्होंने जारी किया, ठीक। इसमें क्या है, इसमें रिपोर्ट में जैसे है कि 2018 में 2967 बाघ थे, 2022 में इनकी आबादी बढ़कर 6.1% से दर से बढ़ रही है, ठीक है। अभी टोटल कितने हो गए आबादी तो 3167 हो गए हैं, ठीक है। ये यही सब चीज़ें हैं, ये आंकड़े इंपॉर्टेंट है, याद रखना।
ठीक है, ऐसे ही सारे आंकड़े दिए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार ज़्यादातर 786 बाघ मध्य प्रदेश में है मैक्सिमम। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं, ऐसे पढ़ लो। यूपी का जो स्टेट है वो ज़रूर देख ला। यूपी में संख्या 109 के करीब से बढ़कर दोगुनी 205 हो गई है। इंपॉर्टेंट डेटा है यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, चलो, शिवालिक में बाघों की संख्या 297 से बढ़ के 819 हो गई है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, ये डेटा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया था। ठीक, बेंगलुरु वर्ड, देखिए ये सब चीज़ें हैं, ये याद रखना, पढ़ लेना ढंग से। मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, रिवीजन मोड है ये। ठीक, छोटी छोटी चीज़ बता रहा हूँ। बेंगलुरु वर्ल्ड कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर, इंपॉर्टेंट है, करा दिया था। ठीक, चलो, संगाई, क्योंकि देखिए पुराना है ना, ये जुलाई का सिस्टम चल रहा है। आप क्यों इसमें जुलाई में है? ये तो मैं पिछली घटना सार में करा चुका हूँ ना, इसलिए। संघाई सहयोग संगठन का 23वां शिखर सम्मेलन एससीओ की बैठक हुई थी, 23वीं, इसको मैंने करा दिया था। ठीक है, ठीक है, ठीक। इस सम्मेलन में क्या है, सभी सदस्य हैं जो चीन, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान राष्ट्राध्यक्षों ने वर्चुअली हिस्सा लिया, और इसमें नरेंद्र मोदी ने अध्यक्षता की थी। समझे, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, नई दिल्ली घोषणा पत्र इसमें जारी कर दिया गया। ठीक, 2024 को एससीओ पर्यावरण वर्ष घोषित किया गया। ये सारी चीज़ें हैं, याद रखना। सम्मेलन में ईरान, बेलारूस और मंगोलिया ने पर्यवेक्षक के रूप में दिया है। ठीक है, ईरान को 4 जुलाई को एससीओ का नया स्थायी सदस्य बना दिया गया। ईरान की संस्था एससीओ में 23वें ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में मिली, जिसकी मेजबानी किसने की थी? भारत ने की थी। हाँ, उड़ीसा के लिंगराज मंदिर के पुनर्विकास के लिए इकामरा योजना, मैंने ये तो पहले ही बता दी थी मुझे। दुनिया का सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग कहाँ बन रही थी? सूरत डायमंड बोर्स, मैंने 20 बार रट के बताया। सूरत डायमंड बोर्स बन रहा है, इंडिया का सबसे बड़ा जो ऑफिशियल बिल्डिंग है, वर्ल्ड की है, सॉरी। इससे पहले पेंटागन हुआ करती थी। पेंटागन कहाँ है? तो यूएसए में है, समझे, पेंटागन। इससे पहले पेंटागन बिल्डिंग थी जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिशियल बिल्डिंग थी। इस समय है सूरत डायमंड बोर्स, याद रखना, समझे। और बहुत इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं। 67 लाख हेक्टेयर फीट, समझे, एकड़ है। कितने एकड़? 3554 एकड़ है। भारत की पहली स्वदेशी परमाणु रिएक्टर संचालन, आ गया एक सेकंड, हाँ, परमाणु रिएक्टर संचालन। ठीक, काकरापार परमाणु ऊर्जा जो है, कैप जिसको बोलते हैं, काकरापार परमाणु ऊर्जा योजना में पहले स्वदेशी रूप से 700 मेगावाट का परमाणु ऊर्जा रिएक्टर KAPP-3 30 जून को वाणिज्यिक परिचालन शुरू कर दिया गया। बस इसमें इतनी चीज़ें होती हैं, मुझे मोटी मोटी चीज़ें एक बार और ये देखिए। न्यूक्लियर पावर NPCI है, एक सेकंड, कहाँ गया, NPCI है। ठीक है, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो भर्तियाँ करता है रिएक्टर्स में, जो साइंटिस्ट ग्रेड होते हैं उनकी भर्तियाँ करता है, समझे, याद रखना। ये भर्तियाँ भी करता है, मैं ये बता रहा हूँ। ठीक, देश भर में 16,700 मेगावाट दबाव युक्त भारी जल रिएक्टर बनाने की योजना है, जिसमें राजस्थान में रावत भाटा है, गोरखपुर, हरियाणा का गोरखपुर है, याद रखना। ठीक है, केंद्र सरकार ने अन्य 4 जगह पर गोरखपुर, मध्य प्रदेश के चुटका, राजस्थान में माही बांसवाड़ा, कर्नाटक में कैगा में 10 स्वदेशी रूप से क्या है PHWR निर्माण को मंजूरी देती है। हाँ, ये है। हाँ, नेशनल सिकल सेल कंसल्टेंसी मिशन उद्घाटन, ये भी मैंने करा दिया था बहुत पहले। सिकल सेल एनीमिया मुक्त कार्यक्रम जो चलाया गया था शहडोल में, मध्य प्रदेश के, समझे। हाँ, यहाँ लिखा हुआ है नेशनल सिकल सेल एनीमिया मुक्त मिशन 2047 का उद्घाटन किया गया था। ये सारी चीज़ें मैंने करा दी थी। ठीक है, विटामिन B12 की इसमें क्या भूमिका है, ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी। आप ठीक से पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, नहीं पढ़े होंगे तो क्या मैं बताऊँ। भारत की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री तेलंगाना में, बस याद रख लो किसकी है, तो मेधा सर्वो ड्राइव्स प्राइवेट लिमिटेड और स्टैंडलर रेल के यूनाइटेड इंटरप्राइज द्वारा निर्मित है। ठीक, कहाँ पे है, तो याद रखना तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के शंकरपल्ली मंडल के कोडाकल गांव में। ठीक है, ऐसे याद रखो उसको, तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के शंकरपल्ली मंडल के कोडाकल गांव में। ठीक है, तो ये है
इसका साइज जो है 100 एकड़ है और वार्षिक उत्पादन है 500 कोच या 50 लोकोमोटिव इसकी क्षमता है, और ये सब चीज़ें इसमें लिखी हैं। हायर एजुकेशन पे जो अखिल भारतीय रैंकिंग आती है, ये क्या निर्फ रेटिंग, निर्फ है ना, हाँ निर्फ है, हाँ ये है इंडिया रैंकिंग 2023 से नाम से, समझे। ये जो है रैंकिंग कौन जारी करता है, तो ये जारी करता है महाविद्यालयों के लिए। कौन जारी करेगा, इसमें देखिए आप, महाविद्यालयों इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए जो निर्फ रैंकिंग आती है उसकी बात हो रही है। विदेश राज्य मंत्री हैं राजकुमार रंजन ने 5 जून 2023 को जारी किया, ठीक है। ये अलग अलग क्षेत्र हैं इसके, ये बहुत सालों से आ रही है, जैसे प्रबंधन, शोध, फार्मेसी, मेडिकल। और इसमें एक चीज़ और भी है, इस रैंकिंग में आप देखेंगे जो पिछले साल होता है वही इस साल होगा। ज़्यादातर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो हो जाएगा, अन्यथा कुछ बदलेगा नहीं, समझे। समग्र श्रेणी में IIT मद्रास टॉप पे है, समझे, 19 से लगातार बना हुआ है, समझे। 5वां वर्ष है। ओवरऑल रैंकिंग में दूसरा IISc बेंगलोर का है, ठीक। जबकि ऐसे अलग अलग हैं, अलग अलग सिस्टम होगा। जैसे कॉलेज की श्रेणी में मिरांडा हाउस टॉप पे है, पिछले वर्ष भी मिरांडा हाउस जो कॉलेज में सबसे टॉप पे रहा था, समझे। यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में आप देखेंगे, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में तो 8वें वर्ष से लगातार IISc बेंगलोर जो है नंबर 1 पे रहा, जबकि JNU और जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली इस श्रेणी में दूसरे तीसरे नंबर पे है। इस बार तो जामिया मिलिया इस्लामिया जो हर बार से उसके जो NGOs हैं वो UPSC की तैयारी कराते हैं, शानदार तैयारी कराते हैं, नो डाउट। इस बार तो उन्होंने 31 सिलेक्शन दिए हैं, जो अपने आप में एक लैंडमार्क है। बड़े बड़े कोचिंग संस्थान, बड़े बड़े मठाधीश रह गए, समझे, लेकिन जामिया ने जो काम करके दिखाया है, ठीक है। बस इंजीनियरिंग श्रेणी में ऐसी बात की जा रही है, ऐसी सब अलग अलग श्रेणी है। फार्मास्यूटिकल, जैसे फार्मेसी में है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जिसको नाइपर बोलते हैं, नाइपर हैदराबाद। मैनेजमेंट वर्ग में IIM अहमदाबाद नंबर 1 पे है, बेंगलुरु दूसरे नंबर पे है। वास्तुकला में IIT रुड़की हमेशा से ही पहले नंबर पे ही रहा है, समझे। जो लॉ यूनिवर्सिटी है तो नेशनल स्कूल ऑफ लॉ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु है, जबकि नेशनल यूनिवर्सिटी आप नलसर होगी दूसरे नंबर पर। हाँ, नलसर यूनिवर्सिटी लॉ दूसरे नंबर पर, नहीं सॉरी, दूसरे पर नई दिल्ली है, तीसरे पर नलसर यूनिवर्सिटी लॉ हैदराबाद है। नलसर बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। मेडिकल में एम्स नंबर 2 पे रहता है, PGI नंबर 1 पे रहता है, एम्स दिल्ली नंबर 2 पे, PGI हमेशा से बना हुआ है, याद रखना मुझे। और ये सारी चीज़ें हैं। रिसर्च में आप देखेंगे पहला स्थान है IISc बेंगलोर का, इम्पॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पे IIT मद्रास, तीसरे पे दिल्ली। एग्रीकल्चर में आप देख लीजिए, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, दूसरा है डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, जिसको NDRI जिसको बोलते हैं, समझे। जो आप पढ़ते रहते हैं ना, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, NDRI करनाल, ये दूसरा वाला है, ठीक है। नंबर 1 पे है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली, ठीक है, याद रखना, ठीक। इनोवेशन के लिए IIT कानपुर है, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यूपी में है, यूपी के एग्जाम के लिए। नवाचार में पहले 10 में 6। कोची में देश की पहली वाटर मेट्रो है, इम्पॉर्टेंट है, करा दिया था, फालतू भी है, कुछ नहीं है, फालतू है। EPR क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला EPR क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहर इंदौर जो है, जिसको EPR क्रेडिट मिली है। EPR क्रेडिट क्या होती है, मैंने बताया था। EPR क्रेडिट वो होती है, जैसे जो वेस्टेज होते हैं, चाहे वो प्लास्टिक के हों या उसके हों, उनको रिसाइकिल करके और उसको मार्केट में पहुंचाते हैं, तो उसको एक क्रेडिट मिलती है। क्रेडिट मतलब आपने अच्छा काम किया है, समझे। तो ये EPR सर्टिफिकेट क्रेडिट होती है, वो दी जाती है। तो उसको प्राप्त करने वाला इंदौर नगर निगम पहला बन गया है, ठीक है। पर्यावरणीय दृष्टिकोण से EPR का दृष्टिकोण है, ठीक है। हाँ, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव, बहुत पहले मैंने बताया था, भिवंडी तालुका, महाराष्ट्र के ठाणे में भिवंडी तालुका। भारत के पहले कार्बन तटस्थ गांव के विकास की घोषणा की। अच्छा, कार्बन न्यूट्रल होता क्या है? चलो, आज लेक्चर बहुत लंबा हो गया, लेकिन मेरा भी मन था कि ख़त्म करो इस बवाल को, ठीक है। कार्बन न्यूट्रल का क्या मतलब होता है? मतलब कार्बन का उत्सर्जन ही नहीं होगा, समझे। मान लीजिए कोई ये जगह है, यहाँ पे ये कार्बन न्यूट्रल है, मैं कैसे इस बात को मैं जस्टिफाई करूँगा? इसका मतलब ये होता है कार्बन न्यूट्रल का, कार्बन का उत्सर्जन तो होगा, लेकिन जितना उत्सर्जन होगा उतना इसमें रिजर्व भी किया जा रहा है। तो नेट जो है, नेट जीरो है, समझे। नेट जीरो होगा या निगेटिव होगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कार्बन न्यूट्रल। याद रखना, कार्बन न्यूट्रल का मतलब ये नहीं कि कार्बन का उत्सर्जन ही बिल्कुल नहीं हो रहा है,
ठीक है। चलो, कार्बन आ गया। फिर इससे पहले जब 2022 में जम्मू कश्मीर के सांबा में पल्ली गांव जो था वो कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना था। याद रखना, ये पंचायत बना था, ये कार्बन न्यूट्रल गांव है भिवंडी तालुका में, भारत के पहले, मुंबई के थाने में, भारत का पहला। ठीक है। जबकि माजुली भारत का पहला कार्बन तटस्थ जिला है। ठीक। असम में ब्रह्मपुत्र नदी के द्वीप है। जैसे होता क्या है ना, ब्रह्मपुत्र नदी जब ऐसे करके ऐसे असम में आती है तो दो शाखाओं में डिसाइड होती है ऐसे। तो ऐसे जो बीच में जो एरिया है ना, ये माजुली आपने खुद नाम सुना होगा, माजुली है इस एरिया द्वीप, इसी की बात कर रहा हूँ। ये ऐसा जिला है। केंद्र असम और डीएनएलए के बीच समझौता हुआ। असम में अभी एक और समझौता हुआ था, ये तो डीएनएलए है जिसको बोलते हैं दिनसा नेशनल लिबरेशन आर्मी, और अभी एक उल्फा के साथ वे भी समझौता हुआ जिसमें पार्टी थी केंद्र सरकार और आपकी असम सरकार, और जो परेश बरुआ वाला ग्रुप था वो उसमें शामिल नहीं हुआ था, बाकी दो लोगों के ग्रुप थे वो शामिल हो गए थे। ऐसे ही ये डीएनएलए के साथ में जो समझौता है ये पहले हो चुका है 27 अप्रैल को। ठीक, याद रखना। ठीक है। हेमंत विश्व शर्मा, अमित शाह भी दोनों साथ में बैठे, इनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, टाटा ट्रस्ट जारी करता है इसको। इंडिया IJR, समझे, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है। इसमें ये सब बातें की गई हैं, जैसे उच्च न्यायालय 118 न्यायाधीशों की स्वीकृत तुलना में 778 ही हैं, समझे। ये 1108 की जगह 778 हैं, समझे। अधीनस्थ न्यायालयों में इतनी होनी चाहिए 24,631, लेकिन 19,228 हैं, समझे। बहुत खराब स्थिति है। उच्च न्यायालय के स्तर पर केस उच्चतम औसत पेंडिंग जो है उत्तर प्रदेश में है, समझे। उसके बाद पश्चिम बंगाल में है, फिर तीसरे नंबर पर कोई और होगा, समझे, यूपी। बहुत बताइए, 11 साल तक आपको न्याय ही नहीं मिलेगा। मुझे लोग कहते हैं कि कोर्ट में आपको न्याय मिलेगा। न्याय लेने की एक कीमत होती है जो आपके वक्त, पैसे और दिमाग के संतुलन तीनों पे डिपेंड होती है, समझे। न्याय चल के नहीं आता है आपके दरवाजे, आपको लगना पड़ता है, आपको दौड़ना पड़ता है। उसमें भी गारंटी नहीं है कि मिल ही जाएगा सही, समझे। सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि आपको खा जाने को तैयार है। ठीक, हर जगह पे आपको लड़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ठीक है, याद रखना। और ये सारी सब बातें की गई हैं, इनको आप सबसे अच्छा जो क्लियरेंस रेट का वो केरल में है, उड़ीसा में है, और जबकि राजस्थान 65 और बॉम्बे हाई कोर्ट में यह दर सबसे कम है, समझे। अब देखिए साउथ वाले कितना अच्छा काम कर रहे हैं, केरल वालों देखो, उड़ीसा वालों देखो, समझे। हम लोगों के यहाँ इतना बड़ा यूपी है, बेंच केवल 2 हैं। वेस्टर्न यूपी वाले हमेशा से एक बेंच मांग रहे हैं हाई कोर्ट की, लेकिन हाई कोर्ट की बेंच ही नहीं बन पा रही है। बहुत दुखद स्थिति है, जिस प्रदेश की आबादी 25 करोड़ के आसपास हो, उसमें हाई कोर्ट की मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट की मात्र एक बेंच हो, ये दुखद स्थिति है। फिर कहते हैं कि न्याय कैसे मिले, समझे। एक आदमी जमानत के लिए याचिका अपनी दाखिल कर रहा है, तब तक उसकी सजा पूरी हो जा रही है। लद्दाख और मयूरभंज जिले विश्व के महानतम स्थानों में, टाइम पत्रिका है उसने जारी किया था महानतम स्थानों की सूची, उसमें 50 जिलों में इसमें लद्दाख और उड़ीसा का मयूरभंज जो है वो महानतम स्थान है। ठीक, लद्दाख को 31वें, मयूरभंज को 32वें स्थान पर रखा गया है। ठीक, महानतम स्थान क्या होते हैं? जो अपने नेटवर्क के जरिए रोमांचक अनुभव प्रदान करने वाले स्थानों के लिए नामांकित होते हैं, मतलब इनके नाम मांगे गए थे। ठीक, और मयूरभंज में क्या है? तो काले बाग आपको देखने में मिलेंगे जो बहुत दुर्लभ हैं। ठीक, लद्दाख का उल्लेख जिसमें किया गया, तो लद्दाख में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व नामित किया गया है। ठीक है, लद्दाख के पहले गांव का उल्लेख है, ठीक, जिसे भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व की बात की गई है। तिब्बती बौद्ध संस्कृति लद्दाख में अच्छी है। ठीक है, ऐसे पढ़िए, ये सब चीज़ें हैं। उत्तराखंड एशिया के सबसे बड़े 4, ये तो मैं अब करा चुका हूँ, ILMT पहले ही मैंने कराया था। मार्च का देखिए, पिछले साल मार्च का मैं इसको पहले ही करा चुका हूँ। ठीक है, इसको मैंने, हाँ एक चीज़ और मैं बता दूँ, इसको मैंने कराया था घटनासार में भी मैंने इसको कराया था, और प्लस इसी को मैंने कराया था क्रॉनिकल में। ठीक है, तो इसको पढ़ लीजिए। ठीक, देश के सबसे पहला लंबा प्लेटफॉर्म जो है धारवाड़ में है। अब गोरखपुर वाले कहेंगे कि सबसे लंबा अब तो नहीं बचा है, समझे। यहाँ कितनी लंबाई है? 1507 मीटर, यानी 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा है। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी ये दर्ज हो गया।
समझे? बताइए क्या बात है, समझे? महाराष्ट्र में दुनिया का पहला बांस क्रैश बैरियर, ठीक, ये है। कुछ इम्पोर्टेंट है क्या? कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, फालतू चीज़ें। उड़ीसा देश का पहला झुग्गी मुक्त राज्य, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, समझे? जगह मिशन जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उससे उड़ीसा जो है देश का पहला झुग्गी मुक्त राज्य बन गया है, ठीक, समझे? झुग्गी मुक्त राज्य, ठीक। और उड़ीसा राज्य सरकार ने हाल ही में अपनी 5T पहल जगह मिशन के लिए UN हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स भी जीता है। याद रखना, यह अवार्ड दूसरी बार जीता है जगह मिशन के लिए, ठीक। स्लम अपग्रेडिंग, जो जगह मिशन क्या है, स्लम अपग्रेडिंग प्रोग्राम है जिसकी मदद से झुग्गी वासियों के जीवन को सशक्त बनाया जा रहा है, ठीक। आज से बहुत धन्यवाद आपका बने रहने के लिए। आज से जो नेशनल इवेंट थे घटनासार के पूरे साल के, वो ख़त्म कर दिए। पीछे वाले जो इवेंट थे ये अधिकतर मैं सब कंप्लीट करा चुका था लास्ट ईयर ही, इसलिए इस पे बार बार वही एनर्जी वेस्ट करना कोई फ़ायदे का काम नहीं है। जो मैंने करा दिया तो मैंने करा दिया, इसका मतलब आप नहीं कर पाए तो आपकी गलती है, ये समझे? इस गलती को आप महसूस करिए कि हाँ गलती है, ये गलती आपसे हुई है, ठीक है। इसलिए क्योंकि जब आप एक्नॉलेज करेंगे अपनी गलतियों को, तभी आप बेहतर कुछ करेंगे, उसमें आगे ऐड ऑन करेंगे, राइट? ठीक है। दूसरी चीज़ है जो आप अभी, क्योंकि अभी आप लास्ट तक आ गए हैं, तो इम्पॉर्टेंट सूचना ये है आपके लिए कि जो लास्ट तक आया होगा वो ठीक इंसान होगा। ठीक का मतलब है जिससे कुछ करना होगा जीवन में। तो इसके लिए यूपीपीसीएस 2024 के लिए एक प्रोग्राम सेट किया जा रहा है सेवा सिविल सर्विसेज के द्वारा, जिसमें मैं मतलब आयुष कटियार हूँ। पॉलिटी, करंट अफेयर्स प्लस गवर्नेंस के जितने मुद्दे हैं, मेंस वाले टॉपिक, मेंस की हालांकि बात नहीं कर रहा हूँ मैं भी, ये सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा। इसमें मॉडर्न हिस्ट्री हो जाएगी, ये मैं कवर करूँगा, ठीक है। और कुछ एक पॉइंट होंगे जैसे यूपी स्पेशल से रिलेटेड, ठीक, ये मैं सब करूँगा। इस दूसरे नंबर पे डॉक्टर रोली वर्मा जी हैं, ठीक है। ये आप पीएचडी हैं फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस में, ठीक। ये आपको साइंस में आपकी हेल्प करेंगी और आपको पता चलेगा कि क्या प्रामाणिकता है इस कार्यक्रम की। जब समझ में आएगा तब समझ में आएगा, आप ही नहीं आएगा। तीसरे नंबर पर श्री स्तुति कटियार जी हैं जो आपको इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन में हेल्प करेंगी, ठीक, याद रखना, ठीक। चौथे नंबर पर अभिषेक भारती साहब ये आपको ज्योग्राफी में और इन्वायरमेंट प्लस इकोलॉजी में आपकी मदद करेंगे। जो शेष कार्यक्रम है उसके लिए टीम में एक आध लोग अभी और ऐड ऑन होंगे और ये जो कार्यक्रम है बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि एक विषयवार और सही सीमा के अंदर, जैसे आज मैं तय करूं कि मुझे आज के दिन का मेरा टॉपिक क्या होंगे, मैंने मान लीजिए 7 या 8 टॉपिक मैंने कवर किए, उसको आज ही ख़त्म करना है। आपको रात में एक टेस्ट देना है, रोज़ का रोज़, जो 100 क्वेश्चंस के आसपास का होगा। हर सप्ताह में 7 दिन में आपका एक टेस्ट और होगा, उसी में ऐड ऑन होगा, ठीक है। वो चलता रहेगा साथ में, और पर डे जो टेस्ट है वो प्रॉपर बना रहेगा। टॉपिक को समय सीमा के अंदर ही कवर किया जाएगा। और मैं इस कार्यक्रम में एक चीज़ याद रखिए, जो गंभीर मुद्दा है, पीडीएफ पे बहुत फोकस नहीं करूँगा। मैं आपको सोर्सेज बताऊंगा कहाँ से कंप्लीट करना है। पीडीएफ जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ मैं दूंगा भी, लेकिन ये कार्यक्रम केवल पीडीएफ बेस्ड नहीं होगा। मैं ये काम बिल्कुल नहीं करूँगा कि इधर से कॉपी किया उधर पेस्ट किया। आपके पास पढ़ने के लिए शानदार माध्यम है, वही प्रमाणिक बुक है, वही ज़रूरत संबंधी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आपके पास मुहैया हैं, ऑथेंटिक बुक्स हैं आपके पास में, समझे। मुझे समझ में नहीं आता है, बच्चे दुनिया की पीडीएफ जमा कर रहे हैं, दुनिया की बुक जमा कर रहे हैं, इतना गट्ठर जमा कर लेते हैं कि समझ में नहीं आता कि क्या पढ़ूँ मैं। मुझे एक बुक को पतली जो मैं बताऊंगा उसी बुक को 10 बार आपको पढ़ लेना है, उसी से क्वेश्चन में निकालूंगा। जो एड ऑन चीज़ें होंगी उसका दायित्व मेरे ऊपर है। और एक चीज़, इस प्रोग्राम में बहुत कम लोग होंगे, कम लोग का मतलब
हार्डली 50 लोग, समझे, इससे ज़्यादा हम लोग कवर भी नहीं कर सकते। और इस प्रोग्राम में जो लोग, मान लीजिए किसी की अगर इकोनॉमिक्स ख़राब है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा, समझे। मान लीजिए किसी की अगर हिस्ट्री ख़राब है तो उस पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा हिस्ट्री वाले पोर्शन में। एनालिसिस वो आदमी करके मुझे बताएगा कि कितने पिछले साल इसने कितने किए थे या कितनी क्या क्या सब्जेक्ट में वीक है, ठीक है। तो जिसका जो कमज़ोर पोर्शन है उस पर भी ध्यान दिया जाएगा, जिसमें इसमें जो इसका रिजल्ट आपके सामने निकल के आए वो अच्छा रिजल्ट निकल के सामने आए। आगे की भूमिका, हाँ एक चीज़ और है, एक मैं नंबर यहाँ पे नोट डाउन कर रहा हूँ, 9453028097, ठीक, 9453028097, ये एक नंबर है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखना, इस नंबर को याद रखना, इस पर आप मैसेज करना, कॉल वॉल मत करना, ठीक है। बाकी की सूचना है जो टेलीग्राम में मैं डाल दूंगा, इसलिए ठीक है। चलो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है।